हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी टुगेदर। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी। स्वागत करती हूँ इसी के साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 8th में ऑलरेडी चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फार्म सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम, हमने इसके पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात करी थी और एग्रीकल्चर के कुछ कैटेगरीज देखी हुई थी कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसी टाइप में होता है, पिस्किकल्चर होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स देखे हुए थे। तो इसके बारे में आपको जाना है तो जल्दी से मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द फार्म सिस्टम। तो फार्म सिस्टम, देखिए फार्म सिस्टम से समझ में आ रहा है ये एक सिस्टम। तो मतलब इसमें एक प्रॉपर जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो किस टाइप से की जाती है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, व्हाट आर द एसेंशियल इक्विपमेंट्स, वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग, तो मतलब फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज द सेम थिंग एंड कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। इसको एज अ सिस्टम मतलब पूरे ओवरऑल क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं वो वैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एग्रीकल्चर और फॉर द फार्मिंग, वो देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू करने से पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड होती है वो क्या है? सीड है, क्योंकि विदाउट सीड तो हम एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर करना ही मतलब कि क्या, सीड्स को ग्रो करना, क्रॉप्स को ग्रो करना इज एग्रीकल्चर। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सीड्स आर रिक्वायर्ड। अब सीड्स तो हमने लगा दिए, ग्रो कर लिए, लेकिन उसकी अच्छी ग्रोथ, उससे जो प्रोडक्शन निकले वो अच्छा निकले, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे कि हमने जो लगाया है, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं हम, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो, क्वांटिटी भी ज्यादा निकले, इज दैट्स व्हाई वी यूजेस फर्टिलाइजर। उसके अलावा अब देखिए एग्रीकल्चर करने के लिए मतलब कि कल्टीवेट करने के लिए या हार्वेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, व्हाट वी रिक्वायर मशीनरी। आपको क्रॉप लगाना है, कैसे लगाएंगे? समथिंग यू विल नीड ना, कुछ तो टूल्स आपको चाहिए है, तो वो दैट टूल्स इज कंसिडर्ड एज मशीनरी। तो आपको एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? मशीनरी। एंड द लास्ट थिंग, विदाउट ह्यूमन वी कैन नॉट डू एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो हमें उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? इवन सीड को लगाने के लिए भी व्हाट वी नीड लेबर, ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4 एसेंशियल थिंग्स वी नीड फॉर द एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। एंड सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर, अब इसमें कुछ प्रोसेस मतलब कुछ ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज प्लोइंग, सोइंग। प्लोइंग मतलब जो सॉइल है उसको टिल करना, सीड्स को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल को रेडी करना है, तो हमें क्या करना होती है? प्लोइंग करनी होती है। प्लोइंग मतलब जो लेयर है सॉइल की वो एकदम स्टेबल हो गई है, उसको प्लो करना है। उसके बाद सोइंग मतलब सीड को लगाना है, सॉइल में लगाना है, दैट इज सोइंग। उसके बाद इरिगेशन, अब हमने उसको सो तो कर दिया है, सीड को लगा तो दिया है, लेकिन ग्रो होने के लिए व्हाट इट रिक्वायर्स वाटर। तो वाटर प्रोवाइड के लिए हमें क्या चाहिए है? इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। एंड देन वीडिंग। अब देखिए हम कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा और भी वीड्स होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्लांट्स विच इज नॉट नेसेसरी, जो किसी काम के नहीं होते बट फिर भी वो हमारे क्रॉप्स के साथ आइट साइड में ग्रो हो जाते हैं, उसे हम बोलेंगे वीड। तो वो वीडिंग, उनको भी रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी लास्ट प्रोसेस होती है हार्वेस्टिंग। अब हमने ग्रो तो कर दिए हैं क्रॉप्स, ग्रो करने के बाद क्या करना है? उनको हार्वेस्ट करना है, उनको कट करना है, सो दैट वी विल बी एबल टू यूज इट एंड वी विल बी एबल टू कंज्यूम इट। सो दीज आर द प्रोसेस। तो कौन कौन सी प्रोसेस हमने देखी? सबसे पहले प्लोइंग मतलब कि सॉइल को रेडी करना, फील्ड को रेडी करना इज प्लोइंग। उसके बाद सोइंग मतलब सीड लगाना, सीड लगा दिया है तो अब किसकी जरूरत है? हमें वाटर प्रोवाइड करने के लिए, सो फॉर दैट वी विल नीड इरिगेशन। एंड देन वीडिंग, जो इरिगेशन हमने करी है तो हमारे क्रॉप्स के साथ आइट साइड में और भी बहुत सारी प्लांट्स, अननेसेसरी प्लांट्स में ग्रो, तो उनको रिमूव करना इज वीडिंग। एंड देन एट लास्ट जब हमारा
क्रॉप रेडी हो गया है, फुल ग्रो हो गया है, उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू हार्वेस्ट। सो दीज आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम। और अब ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको ये पूरा एक सिस्टम बन गया है, कैसे हमने ग्रो करने से हार्वेस्टिंग तक में एक बहुत लंबी प्रोसेस, पूरा सिस्टम टाइप का बन गया। सो दैट इज कॉल्ड फार्मिंग सिस्टम। एंड अब इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, किस द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। अब ये पूरा जो सिस्टम हमने किया उससे आउटपुट क्या निकलता है, ये जितनी प्रोसेसेस हमने की उससे आउटपुट क्या निकलेगा, लाइक सच एज क्रॉप्स, वूल्स, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। सो एवरीथिंग, जैसे हम अभी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करें तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, वो क्रॉप्स होगा। उसके अलावा अगर हम शीप्स मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वो करते हैं तो व्हाट विल बी अवर आउटपुट, वूल। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क डेयरी सिस्टम करते हैं तो मिल्क विल बी अवर आउटपुट। एंड देन पोल्ट्री फार्मिंग, poultry means domesticating animals for egg and for its flesh, such thing is considered as poultry farming। तो ये सारी एक्टिविटीज आर द आउटपुट ऑफ दिस। देखिए आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा क्लियरली कि व्हाट आर द इनपुट्स, इनपुट्स हमें क्या क्या लगाने पड़ेंगे तब जाके हमें ये जो आउटपुट है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं वो मिलेगा। सो वी विल बी रिक्वायरिंग मशीनरी, देन वी नीड सीड एंड सम केमिकल्स मीन्स फर्टिलाइजर्स वी विल बी नीडिंग, एंड मेन थिंग इज लेबर। इस सब प्रोसेस को करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, लेबर रिक्वायर है। तो ये पूरा ही सिस्टम जब हम पूरी प्रोसेस कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएंगे, क्रॉप्स मिल जाएंगे। तो दिस विल बी अवर आउटपुट। सो आई होप, और यही पूरा जो सिस्टम होता है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फार्म सिस्टम ऑफ एरेबल फार्म। एरेबल मतलब ऐसा एरिया वेयर वी कैन डू द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला एरिया इज एरेबल फार्म। अब देखिए ह्यूमन इनपुट्स में कौन कौन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमने इनपुट्स में तो बात करी किसकी, मशीनरी, सीड, और मेन थिंग इज लेबर। तो मेन लेबर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है। सो ही कैन डू फिजिकल वर्क, ही कैन डू व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल इनपुट्स ही कैन पुट, सी ह्यूमन कैन हेल्प इन स्टोरेज, machinery, labor and chemical, all such things are the ह्यूमन इनपुट्स। ये ह्यूमन की तरफ से ये सारे इनपुट्स किए जाएंगे। अब कुछ इनपुट्स फिजिकल इनपुट्स भी हैं। देखिए ह्यूमन कितना ही कुछ कर ले, कितना ही कर ले, लेकिन जब तक फिजिकल कंडीशन साथ नहीं देंगी तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल नेचर, नेचुरल सपोर्ट होना। मतलब अगर सनलाइट नहीं मिलेगी और सपोज रेन भी नहीं होगी तो हमारा जो टारगेट है, मीन्स जो प्रोडक्शन है, वो उस लेवल का नहीं हो पाएगा। So we need both the inputs, human inputs as well as physical inputs. So let's move ahead. I hope this much is clear to you. अब जो फार्मिंग हम करते हैं, जो हमें फार्मिंग समझ में आया, फार्मिंग मतलब पूरा एक सिस्टम। एग्रीकल्चर करने में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, सब इक्विपमेंट्स वी नीड, कुछ प्रोसेसेस होती हैं पूरे सिस्टम को करने के लिए, पूरे फार्मिंग सिस्टम को करने के लिए। अभी जो फार्मिंग है ये 2 टाइप से की जाती है। जो ह्यूमन होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो 2 टाइप से फार्मिंग करते हैं। कौन कौन से वो टाइप है देखते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज। जो फार्मिंग है वो अलग अलग डिफरेंट वेज में की जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, डिपेंडिंग अपॉन, अब ये किस बेसिस पे की जाती है। पहली चीज तो इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, किस टाइप के फिजिकल लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है, उस टाइप की फार्मिंग वहां पर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन वाला जो एरिया, वहां पे क्या टी प्लांटेशन ज्यादा होगा, तो वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहां पे किस टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, वो जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं उससे रिजल्ट आउटपुट कितना निकलेगा, हाउ मच वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस, दैट ऑल्सो डिपेंड। उसके बाद लेबर अवेलेबल है कि नहीं उस प्लेस पे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। लेबर की अवेलेबिलिटी रहेगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू ग्रो, that only we will be able to do farming। एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है या फिर अभी भी वही प्रिमिटिव मेथड्स। देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड। इन सब के बेसिस पे फार्मिंग जो है वो 2 बेसिस पे क्लासीफाई करी गई है। वो कौन कौन से बेसिस हैं देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब देखते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली ये दोनों
टर्म्स जो है दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग एग्जैक्टली होता क्या है. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. अब मान लीजिए फार्मर है नॉर्मल, उसके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करने के लिए ईटेबल क्रॉप्स जो हैं, फूड क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं. सो farmers which grow the crops just for feeding his family and just growing the only food crops, सिर्फ फूड क्रॉप्स अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फार्मिंग विल बी कंसिडर्ड एज सबसिस्टेंस फार्मिंग. इस टाइप की फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे? सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे. अब ये जो ट्रेडिशनली लोग है, क्योंकि पहले जनरली फार्मर्स क्या थे, वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए ही फार्मिंग जनरली करते थे, सो दैट दे विल बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली. क्योंकि उस टाइम पे जो level of technology था that was very low. Advanced technology was not there and household labor तो फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर क्या करते थे, जो household laborers थे they used to produce, वो प्रोड्यूस करते थे. अब जब लेबर को यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर रहे थे फार्मर्स, उसका जो आउटपुट था वो बहुत ही कम निकल रहा था, स्मॉल आउटपुट निकल रहा था, और वो उतना ही होता था जितना उनकी फैमिली को फीड करने के लिए रिक्वायर्ड होता था. सो सबसिस्टेंस फार्मिंग को अगेन हमने टू बेसिस पे डिवाइड किया है, दैट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. आइए देखते हैं डिटेल में ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली क्या बोलती हैं. सो हमने अभी देखा सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो कौन कौन से टाइप की है, टू टाइप्स की, दैट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव. तो इन दोनों टर्म्स को ध्यान से अच्छे से देखते हैं कि एग्जैक्टली ये दोनों टर्म्स क्या बोलती हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस की. देखिए, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, the farmers cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. तो फार्मर जो एग्रीकल्चर तो कर रहा है बहुत ही स्मॉल लैंड पे, छोटे से आप पीस ऑफ लैंड, स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर, और टेक्नोलॉजी को कम यूज कर रहा है, टूल्स को कम यूज कर रहा है. वो ज्यादा किसको यूज कर रहा है? ह्यूमंस को, मतलब लेबर को ज्यादा यूज कर रहा है. सो दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सो क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. तो ऐसे वो कब कर पाता है? जब क्लाइमेट उसका साथ देता है. और क्लाइमेट कैसा रहेगा? जब सनशाइन रहेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड. देखिए, हमें पता है ऑलरेडी जो प्लांट्स की प्रोसेस होती है वो किससे होती है, उस ग्रोथ जो होती है वो किससे होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. और फोटोसिंथेसिस कब हो पाएगी? जब सनलाइट होगा. सो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर सनशाइन एंड ऑल्सो द फर्टाइल सॉइल, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? इवन वाटर ऑल्सो दे आर गेटिंग फ्रॉम द सॉइल. तो इसलिए फर्टाइल सॉइल होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड सो ग्रोइंग मोर देन, तो सो इन दिस वे they will be able to grow more in their small plot. एक छोटे प्लॉट में वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, and in the two different seasons they will be able to grow. सो राइस इज द मेन क्रॉप. अभी यहाँ पे इनमें एक जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस है, इसमें राइस सबसे मेन क्रॉप है, क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए ना लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. क्या आपने राइस की फार्मिंग देखी है कैसे की जाती है? राइस जो होते हैं वो बहुत ही, उसकी जो फार्मिंग है वो बहुत हार्ड होती है. उसमें एक एक प्लांट को पहले इकट्ठे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर लिया जाता है, क्रॉप को, और फिर उसमें से निकाल के एक एक प्लांट को, जो बहुत ही पैडी एरिया होता है, मैशी एरिया होता है, वाटर मार्शी एरिया होता है, वहाँ पे एक एक करके लगाया जाता है. तो हाउ टफ द प्रोसेस इज, और इसके लिए ज़्यादातर क्या रिक्वायर्ड होते हैं? लेबर्स ही. यहाँ पे हम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर और ये जो टूल्स होते हैं इनको यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे कौन ग्रो कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स और लेबर्स. सो अदर क्रॉप्स भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ग्रो करी जाती हैं, जो कि हमारे फूड क्रॉप होते हैं, फूड के जनरली फैमिली को फीड करने के लिए ग्रो किए जाते हैं. सो इन दैट व्हीट इज देयर, मेज इज देयर, पल्सेज आर देयर एंड ऑयल सीड्स, जो कि हमारे नीड्स को फुलफिल करे, हमारे कंजप्शन नीड्स को फुलफिल करे, वो क्रॉप्स यहाँ पे मेनली ग्रो किए जाते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of South and Southeast and East of Asia. तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है वो कहाँ किस पार्ट में ज़्यादा की जाती है? साउथ
साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो साउथ में तो हमारा इंडिया भी आ रहा है, साउथ और साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में और ईस्ट एशिया वाले पार्ट में सबसिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा की जाती है, मतलब लेबर इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो ज़्यादा की जाती है विदाउट यूजिंग मच हैवी अपडेटेड टूल्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। हमारी सेकेंड टाइप की फार्मिंग है प्रिमिटिव फार्मिंग। अब प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होते हैं, प्रिमिटिव फार्मिंग में अगेन इट इंक्लूड्स टू टाइप्स, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराने तरीके से, ओल्ड तरीके से फार्मिंग करना। तो किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, देखिए आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है। So this we can say shifting cultivation and nomadic herding. अब ये exactly ये जो दो terms है, that is shifting cultivation and nomadic herding. What is it exactly? Let's see. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देखिए क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, पहले देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में होता है। तो ये थिकली फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे कि ट्रीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉरेस्ट हैवी होते हैं, फॉरेस्ट मतलब कि ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उन एरियाज में की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इंडिया के भी नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये की जाती है, क्या की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। क्योंकि यहाँ पे रेन ज़्यादा है तो वेजिटेशन क्या होगी, अगर एक बार डिप्लीट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो जल्दी से वहाँ पे ग्रो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्लॉट में जो ट्रीज हैं वो फेल डाउन हो गए हैं, लैंड जो है वो क्लियर कर दिया जाता है, एंड ट्रीज फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, वो ट्रीज को गिरा दिया जाता है और उनको बर्न कर दिया जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, वो लैंड एकदम क्लियर एंड क्लीन हो जाता है। अब इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखो अब क्या होता है, जब उसको बर्न कर दिया जाता है ना, तो जो ऐश उससे निकलती है वो ऐश कहाँ मिक्स हो जाती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है, और फिर उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ क्रॉप्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मेज, याम, पोटैटोज, कसावा, दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। अब क्या होता है, अब हमने जब तक उस लैंड में वहाँ पे बर्न किया था, जो ऐश मिक्स हो गई थी, उससे तो वो फर्टाइल हो गई थी, तो उसकी फर्टिलिटी उस टाइम तक थी। लेकिन क्या होता है, फिर बहुत थोड़े टाइम बाद वो सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को क्या करती है, लूज कर देती है। तो फिर क्या, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो लैंड है, अभी उतना फर्टाइल नहीं बचा है, तो क्या करते हैं फार्मर्स, उस लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ भी अगेन सेम प्रोसेस करते हैं, ट्रीज को फेल डाउन करते हैं, बर्न करते हैं, अगेन लैंड बनाते हैं, एंड देन अगेन दे डू द एग्रीकल्चर। तो इस टाइप की ही एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और वी कैन कॉल इट स्लैश एंड बर्न। मतलब कि स्लैश कट करो, बर्न करो, और लैंड को क्लियर करके वहां पे क्या करो, एग्रीकल्चर करो, एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो समझ में आया शिफ्टिंग का मतलब जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो दूसरी लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। सो दैट फार्मिंग इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसके कुछ अलग अलग नेम्स भी हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पे इसको झुमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झुमिंग। उसके बाद मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, मिल्पा। रोका भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, जैसे कि ब्राजील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका बोलते हैं। उसके अलावा लदांग कहाँ बोलते हैं, मलेशिया में। सो दीज आर द सम अदर नेम्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन डिफरेंट प्लेसेस। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं नोमैडिक हर्डिंग की। नोमैड मतलब क्या होता है, नोमैड मतलब अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, कहीं पे पर्टिकुलरली सेटल्ड नहीं होते। और हर्डिंग आप ऑलरेडी जानते होंगे, ऐसे एनिमल्स का एक साथ जो ग्रुप होता है, जैसे शीप्स का हर्ड होता है, हॉर्सेस डोंकीज का हर्ड होता है, कैमल्स का हर्ड होता है। तो ये
नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? अब नोमैडिक हर्डिंग इज अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन, एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब होता है ड्राई, ड्राई रीजन में। तो कौन कौन सी रीजन? सेमी ड्राई मतलब कि कम ड्राई वाला रीजन, और बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट वाला रीजन। सेंट्रल एशिया में भी क्या है, डेजर्ट्स हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग होती है। मतलब जो हर्डर्स होते हैं, हर्डर्स मीन्स द पर्सन हु कैरीज ऑल द एनिमल्स टुगेदर, तो उन्हें हम हर्डर बोलते हैं। तो हर्डर क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते जाते हैं टू मेक देम ग्रेज, उनको ग्रेज करवाने के लिए। क्योंकि लाइक डेजर्ट रीजन की जब हम बात कर रहे थे, तो डेजर्ट रीजन में तो उतने प्लांट्स अवेलेबल ही नहीं होते कि उतने वो उनको ग्रेज करवा पाए। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर। तो फॉडर मतलब कि फॉडर मीन्स होता है घास, चारा जो होता है, ग्रेज करवाना जो होता है। तो वो ग्रेजिंग के लिए व्हाट दे नीड फॉडर। तो जब एक प्लेस में फॉडर खत्म हो जाता है तो दे मूव टू अनदर प्लेसेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। और फॉर द फॉडर, फॉर द वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स, तो वो एक पर्टिकुलर रूट में मूव करते जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। क्योंकि ये जनरली कहाँ से मूव करते हैं? डेजर्ट एरिया से नॉर्मल लैंड की तरफ, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो वो अवेलेबल कहाँ होती है? अदर पार्ट्स में। तो दे ऑलवेज दे कीप ऑन मूविंग, and that type of people are called nomadic herding. That process, that farming, it is also considered as farming, क्योंकि वो वहाँ पे क्या इंक्लूड हो रहा है? अब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड हो गई है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कॉन्स्ट्रेंट्स एंड टेराइन। अब टेराइन क्या है? टेराई वाला एरिया वो होता है जहाँ पे माउंटेन्स खत्म होते हैं और प्लेन स्टार्ट होते हैं, तो उसके बीच में जो एरिया होता है, अब वो जो लैंड होता है ना, बहुत मार्शी लैंड होता है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के रीजन्स में वो मूव करके जाते हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट सुटेबल रहे। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि रियर की जाते हैं, जिनको कि हर्ड के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कराया जाता है? वो होती है शीप्स होती हैं, कैमल्स होती हैं, याक होती हैं और गोट्स। तो ये दीज आर द सम कॉमन एनिमल्स विच आर रियर्ड। अब ये क्यों रियर, क्यों इनको इकट्ठा करके रखते हैं, क्यों इनकी हर्डिंग की जाती है? बिकॉज दे प्रोवाइड मिल्क, they provide meat, they provide wool, they provide hides and other products to the herder and their family। अब क्योंकि वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए उन्हें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल्स से मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई दे डू nomadic herding। So I hope this much is clear to you। Now let's move ahead। आगे देखते हैं हम। तो अब हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग देखी। सबसिस्टेंस फार्मिंग में एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वही होती है जैसे हम नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसको ऐड करते हैं, जिससे कि हमें जो प्रोड्यूस मिले, जो रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले, वो ज़्यादा मिले, क्वांटिटीज बेटर हो, क्वालिटी बेटर हो, वो हम दैट्स वाई वी यूजेस केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन से फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं? मैन्योर। अब मैन्योर कैसे बनता है? मैन्योर मतलब नेचुरल वेस्ट से, लाइक काउ डंग से, प्लांट वेस्ट से। तो ये सारे वेस्ट से जो मैन्योर बनता है उसको हम फार्मिंग में एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और फिर उससे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। सो इंस्टीड ऑफ इसमें क्या यूज किए जाते हैं? मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स लग गए हैं, इंसेक्ट्स तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उनमें इंसेक्ट्स लगेंगे, तो उनको मारने के लिए, उनको किल आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए वी यूजेस पेस्टिसाइड्स। सो जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, दैट पेस्टिसाइड्स आल्सो वी यूजेस नेचुरल पेस्टिसाइड्स। तो मैन्योर इज आल्सो वर्क एज अ पेस्टिसाइड। So what we use is natural pesticides instead of using chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of crop। देखिए आजकल हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स देखते हैं, किसी का साइज बहुत बड़ा है तो उनके साथ क्या कर दी जाती है? क्रॉस ब्रीडिंग, न्यू जनरेशन, न्यू जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। तो वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं होता है।
नाउ लेट्स मूव अहेड, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो देख ली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए फार्मिंग करना इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप की थी, दैट इज इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। अब हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल मतलब कि किस लिए बनाए जाते हैं? कैश क्रॉप्स, जो कि मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग की जाती है, उस फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। सो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। अब जो फार्मिंग हम कर रहे हैं वो केवल अपनी फैमिली को फीड करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फॉर व्हाट वी आर यूजिंग, for what we are doing it to sell in the market। अब मार्केट में सेल करके हम उससे कैश और हमारी इनकम जनरेट कर पाए, तो दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल फार्मिंग। सो द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, यहाँ पे कैपिटल जो रिक्वायर्ड होती है वो ज़्यादा होती है। और ये जो कमर्शियल फार्मिंग है ये मेनली बिग लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड होता है, उनके थ्रू की जाती है। सो दैट्स वाई इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। अब यहाँ पे जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें जो ज़्यादातर वर्क है वो लेबर से नहीं बल्कि मशीन से करवाया जाता है, क्योंकि दे आर वेल प्रॉस्परस पीपल जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, दे यूजुअली डू द कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स मेनली ग्रो किए जाते हैं वो देखते हैं पहले हमें। तो यहाँ पे ग्रेन फार्मिंग के लिए मिक्स्ड फार्मिंग भी की जाती है, एक एक करके डिटेल में इन सबको देखने वाले हम यहाँ पे। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो किस लिए? जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन इफ वी आर ग्रोइंग, जूट वी आर ग्रोइंग, टी भी अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो मेनली कमर्शियल मतलब बेचने के पर्पज से ही कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज कमर्शियल फार्मिंग। व्हीट एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन ग्रेन्स। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन ग्रेन जो है जो ग्रो किया जाता है दैट इज व्हीट एंड मेज। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। समझ में आया है सबको बहुत अच्छे से कि एग्जैक्टली कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे इजीली? और देखते हैं इसके बारे में। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस। अब सबसे ज़्यादा, अब देखिए हमारी इंडिया में तो ज़्यादातर कौन सी फार्मिंग होती है? सब्सिस्टेंस, क्योंकि अपनी फैमिली को ही फीड करने के लिए मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ग्रो। तो फिर ये कहाँ कहाँ होती है? देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। एशिया के भी बहुत से पार्ट में कौन सी फार्मिंग होती है? ओनली कमर्शियल फार्मिंग होती है। एंड देन These are sparsely populated with large farms spreading over 100 of hectares। अब ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है बहुत ज़्यादा एरिया में होती है। अप्रॉक्स 100 हेक्टेयर्स का जो फार्म होता है, अप्रॉक्स बता रही हूँ, उससे भी ज़्यादा बड़े एरिया में ये कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। नाउ सीवियर विंटर से रिस्ट्रिक्ट द, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर है यहाँ पर, सो ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। वैसे तो हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, एक क्रॉप को ग्रो करके दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, इन दिस वे एग्रीकल्चर कैन बी डन। लेकिन यहाँ पे सीवियर विंटर भी होती है विंटर सीजन में, जिसके कारण हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे? दैट इज ओनली वी कैन ग्रो द क्रॉप्स इन ओनली वी कैन ग्रो हेयर ऑन अ सिंगल क्रॉप। एक ही सीजन में कोई एक क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? देखिए मिक्स से ही समझ में आ रहा है, मिक्स वर्ड से, जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं एक सिंगल फील्ड में। तो ये कैसे होती है? इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स और रियरिंग लाइफ स्टॉक्स। तो यहाँ पे इस मिक्स्ड फार्मिंग में 2 डिफरेंट पर्पसेस की लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। पहले तो क्रॉप्स ग्रो की जाती है और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा वीड होते हैं ना, उनको भी कट नहीं करते, उनको भी ग्रो कर लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फॉडर, क्योंकि फॉडर किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? एनिमल्स के लिए। अब अगर कुछ फार्मर्स एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करके रखते हैं, सो दे नीड फॉडर, तो उनको साथ ही साथ क्या मिल जाता है? वहां से फॉडर भी मिल जाता है। सो इट इज प्रैक्टिस। अब ये कहाँ किस किस पार्ट में होती है? यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। So these are the some countries and the part of continents where the mixed farming is usually
डन। सबसे जहाँ पे कि मिक्स्ड फार्मिंग होती है, देखिए यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वीट का क्रॉप ग्रो किया गया है, यहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो कर लिया गया है। तो इस टाइप से एक ही लैंड पे 2 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर लिए गए एंड दैट फार्मिंग इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं प्लांटेशन पे। प्लांटेशन भी एक डिफरेंट टाइप की कमर्शियल फार्मिंग भी है। मतलब उसमें क्या होता है, प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कॉमन कमर्शियल फार्मिंग वे आर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी। सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। तो ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल करने के पर्पस से ग्रो किए जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। और ग्रो करने के लिए भी प्लांट्स को ग्रो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन सम पार्ट्स, इन सम फील्ड्स फार्मर डू नॉट ग्रो द सीड ग्रो नहीं करते, वो छोटे छोटे प्लांट सैपलिंग्स लेके आते हैं एंड देन दे ग्रो इन देयर फील्ड। सो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड। अब इसके लिए अब ये तो मशीन से नहीं हो पाएगा, इसके लिए व्हाट वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड एज वेल एज वी रिक्वायर कैपिटल। सो द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज। अब इसको ग्रो करने के बाद जो प्रोड्यूस निकलेगा दैट कैन बी प्रोड्यूस और दैट कैन बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज। आसपास की फैक्ट्रीज में भी उसको प्रोसेस कर सकते हैं और फार्म में भी प्रोसेस कर सकते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने प्लांटेशन कर लिया है तो अब हमें उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराना है। सो व्हाट वी विल रिक्वायर ट्रांसपोर्ट। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। प्लांटेशन टाइप की फार्मिंग करने के लिए सबसे ज्यादा क्या नेसेसरी है, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हमने प्लांट्स को एक पर्टिकुलर प्लेस में छोटे छोटे सैपलिंग ग्रो कर दिए, लेकिन अब उसको मेनली हमें कहाँ लगाना है, फील्ड में लगाना है। सो फॉर दिस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन, सबसे ज्यादा प्लांटेशन टाइप की फार्मिंग कहाँ की जाती है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, कहाँ से, ट्रॉपिकल टेम्परेट, हमने हीट जोन्स पढ़ी हुई थी। तो ट्रॉपिकल कहाँ, इक्वेटर के आसपास, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है, उस एरिया में ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा प्लांटेशन की जाती है। अब प्लांटेशन में कौन कौन से क्रॉप्स, कौन कौन से प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, रबर की जाती है कहाँ, मलेशिया में, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड इन श्रीलंका। टी इंडिया और श्रीलंका में कैसे ग्रो की जाती है, छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए जाते हैं फील्ड में एंड इन दिस वे टी प्लांटेशन हेल्प। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको आई होप अच्छे से समझ में आया है। हम इस चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करेंगे एंड देन एट द लास्ट पार्ट वी विल फाइनली फिनिश दिस चैप्टर। आपका पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां जल्दी से मैं आपके लिए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 3 लेकर आऊंगी और जल्दी से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।